हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 9 अवकल समीकरण यानी चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंतर्गत में आपको एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 होमोजीनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा आप कवर कर चुके हैं। यदि आपने कक्षा 12 गणित की पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो उन वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा और अपने कोर्स को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखने वाले हैं, रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। एक्सरसाइज 9.6 का ये पहला पार्ट रहेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। यदि आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं आप एक्सपी क्लासेस। लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके जो कोई भी डाउट रहते हैं तो आप अपने डाउट को उस ग्रुप के माध्यम से हल कर सकते हैं, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 9.6 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के पार्ट 1 की। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक अवकल समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका लॉन्ग में आता ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप वाला अवकल समीकरण। ध्यान से समझ लेना इस बात को कि dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p एवं q अचर अथवा केवल x के फलन है, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन के रूप में। अब इसको हल कैसे करना, तो प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करना, सॉल्विंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो नियम है आपका, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले रहेंगे और आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बार तो आपको वो फॉर्मूले भी अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है और लगा लेना है, खत्म बात। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कि दिए हुए अवकल समीकरण को dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में लिखते हैं। ठीक, अगर वो dy अपॉन dx के रूप में हो रहा होगा तो उस रूप में लिख लेंगे, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में लिख देंगे, जिसमें p q अचर अथवा केवल x के फलन है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर if बोलते हैं। तो इसको if बराबर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx। कैसे, if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ज्ञात करते हैं। देन दिए हुए अवकल समीकरण को निम्न रूप में हल करते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया yif। ठीक है, yif बराबर इंटीग्रेशन ऑफ qif dx प्लस c। फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और याद करने का मैंने बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको बता रखा है, प्रैक्टिस। बस रामबाण इलाज है, प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतने आपके फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से, शार्प तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो yif बराबर इंटीग्रेशन qif dx प्लस c। ठीक है, मैं भी इसी तरीके से याद किया, मैंने प्रैक्टिस कर करके वो अपने आप वो जहन में मेरे बैठ गए हैं, मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे अगर बात कर लें यहीं पर, देखो ये तो हो गई बात dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx की। फॉर्मूला आपका dx अपॉन dy के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो dx अपॉन dy के रूप में अगर बनता है, dx अपॉन dy के रूप में अगर बनता है तो हम कहेंगे यदि प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। गौर कर लीजिएगा दोनों में अंतर है, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, और ये वाला जो होता है वो किस रूप में हो जाता है, ये देख पा रहे हैं, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, इस रूप में होता है। ठीक है ना, हाँ, के रूप में है जिसमें p और q अचर अथवा केवल y के फलन है। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर if बराबर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy और फॉर्मूला हो जाएगा आपका xif बराबर इंटीग्रेशन ऑफ qif dy प्लस c के रूप में अवकल समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, के रूप में अवकल समीकरण को हल करते हैं, इतना। तो यहाँ से हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर है आपका 425, उदाहरण नंबर आप 19 देख रहे हैं। अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस वाई बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं कि आपको दोनों फॉर्मूले कैसे ध्यान रखने हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये होगा। इसके बाद आप आई एफ निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करके, फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, सिंपली लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। दोनों ही फॉर्मूले मैंने अलग अलग सेपरेटली बताए। देन अगर आपने बनाया अवकल समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का, तो इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक आई एफ निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई एंड फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आई एफ बराबर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये हो गया आपका दोनों ही फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है। अब जरा गौर कीजिए, ये जो दिया वो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स के रूप का दिया है। ठीक है, यानी पहला सिस्टम दिया, तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अब बहुत से स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करो और उसको आप मतलब आई एफ का जो अवकल समीकरण है उसमें आई एफ का गुणा करके देन उसको आप सॉल्व करो। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा आपको याद करने, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप आई एफ का मल्टीप्लाई अवकल समीकरण के दोनों पक्षों में आई एफ का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो कहीं ना कहीं पैच आपको सोचना पड़ेगा चीज़ें, लेकिन फॉर्मूले में फिर ये हो जाता है कि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। समझना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ से आप पहली फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, अवकल समीकरण ले लिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है, जहाँ p की वैल्यू कितनी है भाई, जहाँ p बराबर देखो तुलना करेंगे तो p बराबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर y और यहाँ पर पी वाई, तो p की वैल्यू कितनी है -1 और q कितना हो जाएगा भाई, q हो जाएगा cos x सिंपली। अब यहाँ पर आपने p और q निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे समाकलन गुणांक। पहले हमने ये चेक कर लिया कि कौन से फॉर्म है एक हिस्सा, देन हम समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ के लिए क्या निकालना है भाई, आई एफ बराबर ई की पावर पी डी वाई, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है -1 इंटू डी एक्स, माइनस बाहर निकल जाएगा और 1 का हो जाएगा x, तो ई की पावर -x आई एफ। ठीक है, अब बहुत से आप टीचर या फिर आपको हाँ टीचर ही कहते हैं कि जो आपको पढ़ा रहा है वो टीचर है। तो अगर आपको कोई ये बताता है कि इसका हम ई की पावर -x का दोनों अवकल जो समीकरण दिया था उसके दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो वहाँ से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो भाई, कहने का मेरा मतलब ये है, लेकिन मैं फॉर्मूले को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास अवकल समीकरण क्या था, अवकल समीकरण था डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकल समीकरण जो था आपके पास, अवकल समीकरण, समझिएगा बात मेरी, ठीक है। फिर बताइए कि कौन सा आपको बेहतर लगा। अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर कॉस एक्स। तो कहने का मेरा मतलब है कि दोनों पक्षों में आई एफ का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में आई एफ का गुणा करने पर, ओके, तो गुणा करने पर। अब अगर हम यहाँ आई एफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अवकल समीकरण में, तो ये कितना बनेगा, ई की पावर -x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ई की पावर -x बराबर ई की पावर -x कॉस वाई। अब जरा आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम बन रहा है ये कौन सी दो आपकी संख्याएं जिनका फर्स्ट सेकेंड ये अवकलन हो रहा है। ठीक है, ये जो सिस्टम बन रहा है ये फर्स्ट सेकेंड अवकलन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, ये हो रहा है वाई ई की पावर -x का। अगर आप इसको d अपॉन डी एक्स एंड वाई ई की पावर -x, इसका अगर आप फर्स्ट सेकेंड करके अवकलन करेंगे तो ये जो सिस्टम है ना ये मिल जाएगा आपको, वो ये यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, और बराबर में ई की पावर -x एंड cos x। अब सिंपली क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। सो d अपॉन डी एक्स एंड वाई ई की पावर -x एंड डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x cos x एंड dx। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये पता है, ये जो इंटीग्रेशन और ये समाकलन, ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन और अवकलन अगर एक साथ दो जगह एक ही साथ हैं
समाकलन और अवकलन दोनों ही चीज़ें एक साथ हैं तो दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर लेती क्योंकि दोनों आपस में विपरीत हैं। तो ये बेसिकली वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स। तो ये आपको इतना करना पड़ा, लेकिन फॉर्मूले में कितना करना पड़ता आपको, फिर आपको यहाँ से इतना आई एफ निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता कि वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आपको ये लगाना पड़ता। तो अगर ये देखें तो इस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना था, कॉस एक्स था, सो कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। अब जरा देख लो ये चीज़ और इस चीज़ में क्या अंतर है। देखो ये फॉर्मूले के आधार पर आपने निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ से आपको इतना करना पड़ा तब जाके आपको ये सिस्टम मिला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ इतनी और आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आप सीधे फॉर्मूले के आधार पर जाइए। ठीक है, फिर बाकी का आपके ऊपर है, आप कैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तरीके मैंने दोनों ही बता दिए। अब देखो दोनों को हल करेंगे तो आंसर तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, इस चीज़ को पकड़ना है ना, इस सिस्टम को, और इस सिस्टम को हम पकड़ेंगे और आई के बराबर हम लेके इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट होता है वो सबसे आखिरी में रहता है, तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, है ना। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी एंड डी एक्स, यानी फर्स्ट सेकंड वाला रूल क्या होता है कि पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन करना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है, और टोटल सिस्टम का यहाँ पर ये समाकलन हो जाएगा। तो ये है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार लिखवाता हूँ और आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्मूला लिखिए। जब भी जहाँ भी जैसी भी जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है उस फॉर्मूले को लिख दीजिए ताकि आपको वो रिमाइंड में रहे। समझना बात। हाँ, सो आई बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पर पहले वाले को बाहर रखना है, यानी कि कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स एंड यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, और इसका हम यहाँ पर डी एक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई बराबर हो गया कितना, कॉस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, इतना सिस्टम आएगा। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का होता है भाई साइन एक्स, तो यहाँ पर मिल जाएगा साइन एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन आएगा, एंड ये डी एक्स चलेगा। ठीक है, इतना सिस्टम आप समझ गए होंगे। देन यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ आई बराबर, तो ये आई बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाला माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ पर भी आप फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड करके। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, आई बराबर माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है, और माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन करना। एक चीज़ और है जो मिस हो गई कि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस 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 3 बार आ गया, माइनस ये माइनस 1 2 और ये 3 बार माइनस आ गया। 3 बार माइनस है तो यहाँ पर बेसिकली माइनस ही बचेगा। ठीक, अब इस बेहतर है। हाँ, और इसको इस तरीके से ले लिया। ठीक है, और अभी यहाँ पर करेंगे तो साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, और इस पूरे के लिए डी एक्स ले लिया। ठीक है, और बराबर माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का यहाँ पर मिलेगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो जाएगा भाई कॉस एक्स, और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस, ये सिस्टम आएगा एंड डी एक्स। ठीक है, हाँ, अभी हम कर सकते हैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस यहाँ पर हो रहा माइनस का
साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ये सिस्टम हो जाएगा। और आपको पता है ये सिस्टम हमने शुरुआत में लिया था जो कि था आई, ठीक है, यहाँ पर ये सिस्टम ये देख पा रहे हैं ये था आई, इसको आपको आई, ये चीज़ आप हल कर चुके हो, कई बार हल कर चुके हैं, ठीक है। समाकलन का जो चैप्टर हुआ था 7वां, वहाँ पर मैंने कई दफ़ा ये सिस्टम बता दिया, तो उसमें कोई परेशानी की बड़ी बात नहीं है। तो माइनस का साइन इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस का ये आई ले लिया, माइनस का अगर अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस का आई को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू का कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 2i बराबर ई की पावर माइनस एक्स, अगर कॉमन निकाल लें तो ये प्लस का साइन एक्स है और कॉस एक्स जो है वो माइनस का है। तो i बराबर कितना मिल रहा है, i बराबर ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये सिस्टम। अब ये सिस्टम सीधा सीधा चला जाएगा i में, ठीक है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन को माना था ना अपन ने, और यहाँ पर सिंपली इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो y ई की पावर माइनस एक्स, और इसका आपने मान निकाल लिया है, और प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई, हम यहाँ से फाइनल आंसर कह सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम फाइनल आंसर कह सकते हैं y ई की पावर माइनस एक्स बराबर, आई की जगह आना है अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, हाँ 2 का भाग, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 एंड साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, ठीक है। अब ई की पावर माइनस एक्स का अगर आपने भाग दे दिया तो ये y बराबर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस सी अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर कह सकते हैं, ये तो सिस्टम कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से y बराबर हम क्या ले रहे हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया भाई फाइनल आंसर कुल मिलाकर, ठीक है ना, इतना आंसर आ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। तो अवकल समीकरण x से dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो अवकल समीकरण अपने पास इतना है, और देखो आपने दोनों ही फॉर्मूले में ये पढ़ा था कि dy अपॉन dx को सिंगल रखना है भाई, ठीक है, कोई भी मिंगल वाला उसमें कोई काम नहीं रखना है, x को हटाना है डेफिनेटली, x हटाएंगे तो x हटाएंगे यानी x का भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर, और यहाँ पर x का एक्स स्क्वायर अपॉन x करेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से कटेगा तो x मिल जाएगा, क्लियर बात है। अब ये देखो ये किस रूप का हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का हो गया, ठीक है। पी वाई ध्यान रखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में जो दूसरा होगा वो पी वाई कहलाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप में। तो यह डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का अवकल समीकरण है, रूप का अवकल समीकरण है, जहां अब भाई p की वैल्यू क्या हो रही है, जहां p बराबर 2 अपॉन एक्स और q बराबर है x। इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक IF निकालते हैं, तो IF बराबर क्या है, e की पावर p एंड dx, ठीक है। ध्यान रखना आपको समाकलन गुणांक याद करने की ज़्यादा जरूरत खास नहीं है। देखो यहाँ पर p किस रूप का है, x के रूप का, तो भाई जो समाकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, e की पावर और 2 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 लॉग एक्स। अब यहाँ पर ले रहे हैं हम e एंड लॉग एक्स स्क्वायर, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो e से अब e की पावर लॉग है तो दोनों आपस में विपरीत होते तो कट जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर IF वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि YIF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF DX
प्लस सी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ। ठीक है, तो क्यू कितना था, क्यू था एक्स, क्यू कितना था एक्स था। ठीक है, तो क्यू था एक्स इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो ये हो रहा है वाई एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, एंड ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब 4 का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर का भाग देने पर एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आप वाई के रूप में निकाल रहे हैं कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एंड एक्स की पावर -2, 4 नहीं, एक्स की पावर -2। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। ठीक है, अभीष्ट उत्तर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि अवकल समीकरण वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवकल समीकरण अपने पास इतना है और बराबर में 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट इस बात में सोच सकते हैं सर यहाँ पर समघाती क्यों नहीं लग सकता। तो आपको दिख रहा है, आपने पढ़ा है ना समघाती अवकल समीकरण, बताइए मुझे, है ना, कि क्या इसमें समघाती लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ एक्स दिया है, तो समघाती का तो ऑप्शन ही नहीं उठता ना। ठीक है, तो दिमाग लगाना है, ये नहीं कि आपको अंड बंड संड कुछ भी, कहने का मेरा मतलब है कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, समझ रहे हो ना। मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करना तो ये पता चल जाए कि ये सवाल कहाँ से आना है, किस तरीके का सवाल है और कैसा लगना है, ये बात को समझिए। ठीक है, मैं आपको जोश दिलाता रहता हूँ, मैं आपको जोश दिलाने के लिए भाई, मोटिवेट करने के लिए कि हाँ अंदर आग जले, अंदर ये लगे कि यार बैठे नहीं मजा आएगा, यार बैठ के मजा नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए बैठ के मजा नहीं आएगा, काम करना है, अंदर से लगना चाहिए कि हाँ यार पढ़ना है। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा अंदर से कि हाँ मेरे अंदर से कि यार मजा नहीं आ रहा, बैठ के मजा नहीं आ रहा, कुछ करें और पढ़ें, तो बस बात, तब उस दिन समझ लेना बात बन गई, समझ लेना। जब आपको अंदर से पढ़ने का वो ललक आने लगे, एकदम जुनून आने लगे, बस वो जज्बा और वो जुनून आ गया, उस दिन समझ लेना कि आपकी नैया पार हो गई हर हाल में, समझ गए ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और सिंपली आपको ये सोचना पड़ेगा कि dy अपॉन डी एक्स बनाना है कि dx अपॉन dy। पहले तो हम इसको सिस्टम को बराबर कर लें। तो देखो y dx बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर एंड dy। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। dy, अगर हम यहाँ dy अपॉन dx बनाते हैं तो dy अपॉन dx बनाने के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये कितना बनेगा y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा आएगा। लेकिन क्या इसको हम dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। dy अपॉन डी एक्स, देखो ये सिस्टम नहीं टूट पाएगा ना, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का नहीं आ पाएगा, तो इस रूप का नहीं आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स नहीं बनना है। फिर क्या बनना है? dx अपॉन डी वाई बनना है, और dx अपॉन डी वाई बना देंगे, ठीक है ना। तो dx अपॉन डी वाई बनाने के लिए क्या करना है? dx अपॉन डी वाई बराबर y का भाग दे देंगे, तो x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। अब सिंपली y का भाग दे देंगे, तो dx अपॉन डी वाई बराबर x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये y से y कट रहा है, तो dx अपॉन डी वाई बराबर x अपॉन वाई प्लस 2y। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स। जो चीज़ यहाँ ऊपर होगी वही p के साथ रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पी एक्स बराबर क्यों, तो क्या रहना p के साथ क्यों रहना, तो इस तरफ ट्रांसफर कौन होगा? इस तरफ ये वाला जो सिस्टम है वो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आई? किसको ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और कैसे कि dx अपॉन डी वाई, और यहाँ पर लिया है माइनस का 1 अपॉन वाई एक्स बराबर 2y, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं यह है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर q के रूप का है, जहाँ p की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 अपॉन वाई, और q की वैल्यू है 2y,
सिंपली। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे, आई एफ बराबर ई की पावर पी। अब पी के साथ डी एक्स लेना है कि डी वाई लेना है ये बताएगा ये यहाँ पर, ठीक है। वाई क्या आएगा, वाई, समझना बात को। अब इसमें भी कई बार आपको ये समझ, देखो पहली बात तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पी दिया है और पी के साथ क्या दिया है 1/, मान लो पी के साथ यहाँ एक्स तो आएगा नहीं क्योंकि अपन वाई के रूप में इसमें बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स भी होता, समझ लेना, एक्स नहीं होता, या तो सिर्फ बाई होगा या तो सिर्फ वाई होगा, बाई नहीं, ठीक है, काम वाली बाई नहीं, सिर्फ वाई होगा या फिर सिर्फ एक्स होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ संख्या हो, उस केस में जैसे यहाँ पर वाई है तो आपको पता है कि पी डी वाई कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ संख्या होती तो फिर आपको प्रैक्टिस होगी ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्टम किस रूप का बन रहा है, यहाँ पर सिस्टम ये एक्स के रूप का बन रहा है, पी एक्स दिया है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस मेन होती है। आपको पी देख के पता चल जाएगा कि क्या रखना है इंटीग्रेशन फैक्टर में, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई की पी डी एक्स। लेकिन हो सकता है कि पी में सिर्फ संख्या दी हो, जैसे ऊपर निकला था अपना उदाहरण नंबर 19, उसमें सिर्फ संख्या दी थी पी में, पी की वैल्यू -1 दी थी अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। पी की जो उसमें आप उदाहरण नंबर 19 में पी की वैल्यू सिर्फ -1 दी थी, तब तो यही सारी बातें आपको सोचना है, समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अभी देखो इस सवाल पे आते हैं कि ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना -1/y एंड डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर -log y, और ये हो रहा है ई की पावर log y की पावर -1, यानी ई की पावर log 1/y, और ये इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ ले रहे हैं, ठीक है। तो ई की पावर log है तो ये हट जाएगा, तो ई आई एफ बराबर हो गया 1/y। अब फॉर्मूला, तो भाई फॉर्मूला क्या है अपने पास कि देखो आई एफ बराबर 1/y, और ये सिस्टम जो चल रहा था वो एक्स के लिए चल रहा था, ठीक है। तो ये होता है एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और डी वाई प्लस सी। फॉर्मूला बढ़िया तरीके से याद हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप रख देंगे, तो ये हो रहा है एक्स और 1/y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, कितना था, क्यू था आपका 2y, क्यू की वैल्यू थी 2y, यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू 2y रख रहे हैं। सो 2y इंटू का 1/y डी वाई प्लस का c, तो सिंपली y से y यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर इस y से y को हमने काटा, और ये हो गया x/y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई प्लस सी। सो x/y बराबर y प्लस सी। अब यहाँ पर हम x के रूप में सवाल को बना सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा कि x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, यहाँ 2 था 1 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना था 2 डी वाई, यानी बनेगा 2y, तो ये कितना निकल के आएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस cy, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से कहीं कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया हो, जो समझ में नहीं आया हो कि ये चीज़ कैसे आ गई, तो फिर रिवर्स करके वीडियो देख लेना, सुन लेना। उदाहरण नंबर 22 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल के लिए दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2 है ना, तो अवकल समीकरण आपके पास ये है और dy/dx के रूप का है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं dy/dx प्लस cot x इंटू वाई बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये लिख लिया, ठीक है। तो यह किस रूप का है, dy/dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप का है, के रूप का है, जहां p बराबर हो गया cot x एंड q बराबर, और इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, और q बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, इस रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे हम, आई एफ समाकलन गुणांक, तो ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर समाकलन p एंड dx, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x एंड dx, तो cot x का समाकलन होता है log sin x, ई की पावर log sin x, ठीक है। तो ई की पावर log है,
अब ई से लॉग हट जाएगा, ई और लॉग दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आई एफ बराबर हो जाएगा साइन एक्स। अब आई बात फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो भाई फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और फॉर्मूला इसमें कठिन नहीं है ना, फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो आई एफ किस रूप का है, साइन एक्स का है, तो आई एफ अगर साइन एक्स में है ना, यहाँ पर ये एक्स में है, तो फिर यहाँ पर वाई रहेगा, सिंपल बात है। फिर क्यू देखो किस रूप का है, क्यू एक्स के रूप का है, देख लो भाई क्यू एक्स के रूप का है ना, आई एफ भी एक्स के रूप का है, तो किसके सापेक्ष समाकलन करना है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, बस। ठीक है, कठिन नहीं है फॉर्मूला की कोई ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला कठिन है, अरे मुझसे याद नहीं होगा, नहीं, समझने वाली बात है, प्रैक्टिस करने वाली बात है, और कुछ नहीं। सो ये हो जाएगा y और आई एफ है साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन, क्यू कितना था, ये था 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स एंड आई एफ है साइन एक्स और प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली कॉट x है, तो साइन x का अंदर गुणा कर लो, है ना, y साइन x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट x को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू में साइन x एंड dx, यहाँ पर dx नहीं लिखा अभी अपन ने, dx लिखना है, और ये आएगा इंटू dx प्लस सी एंड प्लस सी। अब सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, और सिस्टम को हम अलग अलग कर लेते हैं। वाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, दो को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो वाई साइन एक्स बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे 2, और इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है, तो देखो x और साइन x दोनों में किसी का भी करेंगे समाकलन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आईलेट के अगर हिसाब से आए आई एल ए टी ई, तो ए पहले आता है, टी बाद में, ए फॉर एल्जेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ए पहले आता है, तो अब ए पहले आता है तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकेंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ बात को, यहाँ से आपको कोई ज़्यादा खास परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी का इसमें आपको एक्स को सेकंड माना गया है और साइन को फर्स्ट माना गया, तो उससे भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना गया, मेरी बात को समझिएगा कि किसी को भी फर्स्ट सेकंड मानने से ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, बस ये बात है कि इसको हम बचा के रखेंगे क्योंकि ये आगे जाके कटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं, और कैसे करेंगे कि साइन एक्स और समाकलन कर रहे हैं एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग क्या कीजिएगा कि ज़रा इसमें ट्राई करके देख लीजिएगा कि क्या इससे इस तरीके से इसको फर्स्ट और इसको अगर हमने सेकंड माना तो क्या वैसे आएगा, ये आप करके देखिएगा। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाना, तो पहले वाले का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा, एंड डी एक्स ये ले रहे हैं, और ये था प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आएगा वाई साइन एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ साइन एक्स और इनटू में आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो ये जाएगा कॉस एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एक्स प्लस समाकलन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब दो का अंदर गुणा करा लो, तो वाई साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, और अपॉन में ये जो 2 था इसको हमने बाहर निकाल लिया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ से आप बना रहे हैं वाई साइन एक्स, यहाँ पर 2 से 2 काट दिया, इस 2 से ये 2 काट दिया, 2 से इस 2 को काट दिया, तो यहाँ पर सिंपली वाई साइन एक्स बराबर बना लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
cos x एंड dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos x एंड dx प्लस c, ये बना लिया। और ये आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम और ये सिस्टम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम कह रहे हैं y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो आ गया व्यापक हल, ठीक है, ये हो गया आपका व्यापक हल। अब इसमें आपको विशिष्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वैल्यू दी थी, तो क्या था कि चूंकि भाई सिस्टम में था आपके पास जो वैल्यू थी, चूंकि x बराबर π/2 और y बराबर 0 से, तो यहाँ से c का मान निकाल लेंगे। तो y का मान तो 0 हो रहा है, तो ये 0 गुणे साइन π/2 बराबर ये हो गया π/2 का होल स्क्वायर साइन π/2 प्लस का c। तो ये वाला सिस्टम 0 हो गया, यहाँ से मिल गया π² और इंटू में साइन 90 का मान 1 प्लस का c। तो यहाँ से आपने कह दिया कि भाई c की जो वैल्यू हो गई माइनस का π² निकाल लिया आपने। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देना समीकरण नंबर 1 से, यहाँ से हम कह रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से अब आपके पास समीकरण 1 कितना था, y साइन x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस का c, y साइन x बराबर में एक्स स्क्वायर साइन x प्लस का c। यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे, तो y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का π² और साइन एक्स का भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन एक्स माइनस का π² इंटू में 1 साइन एक्स। तो यहाँ से भाई फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं कि y बराबर सिंपली ये साइन एक्स से साइन एक्स काट दिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का π² साइन एक्स, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई आंसर। बढ़िया सवाल था, 1 नंबर सवाल था, बेहतरीन वाला, तो अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, आगे बात करते हैं, उदाहरण नंबर 23 देखते हैं। बढ़िया सवाल है। इबारत आपको काफ़ी दिख रही होगी, लेकिन सवाल कुछ ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। सवाल को समझना मेन बात यहाँ पर ये है कि आप इस जो इबारत लिखी है, जो आपको लिखा दिख रहा है, इसको डिकोड कर पा रहे हैं। इसको आप अगर आपने डिकोड कर लिया, आपने समझ लिया, करना क्या है, बहुत आसान है सवाल, कुछ नहीं है। बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का, अब देखो बिंदु 0,1 दे दिए तो आपको विशिष्ट हल निकालना है, यानी x और y का मान आपको रखना होगा, c की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, सिंपल, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। अब यहीं पर आपको समझ लेना है क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx, ठीक है। उस बिंदु के x निर्देशांक तथा लग गया, ठीक है, x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल, x और y का गुणा के योग, यानी कि किसका योग, x निर्देशांक का योग, ठीक है। x निर्देशांक का योग करना है किसके साथ, x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के साथ, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि आप इसको पढ़ के जो अवकल समीकरण बना दें, इसको जो पढ़ के आप अवकल समीकरण बनाने वाले हैं, वो कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x निर्देशांक और x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर, बस ये बन गया, सिंपल। अब देखो किसको लेके आओगे, x को पक्षांतर करोगे कि एक्स वाई को पक्षांतर करोगे, तो एक्स वाई को पक्षांतर करोगे, क्यों, क्योंकि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का बन जाएगा, ठीक है। तो dy/dx माइनस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि यह dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है, जहाँ p बराबर हो गया भाई माइनस एक्स और q बराबर x, ये ले लिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा IF बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो y i
एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, बार बार लिखिएगा, बार बार समझिएगा। अगर आप अपने मन से कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है, अपने मन से कुछ भी आप फॉर्मूले को याद करने के लिए अपने मन से कुछ लॉजिक बना सकते हैं। समझिएगा बात। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। इस बात को ध्यान रखना। लक्ष्य आपका जो गोल है वो सेट होना चाहिए। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपकी काबिलियत बोलेगी एक दिन और सारा जमाना देखेगा, सुनेगा, पहचानेगा आपको। बस आप अपनी मेहनत को, आप अंदर, आपके अंदर जो आग है वो बनाए रखिए, वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, वो हद पार करने की नीयत वो बनाए रखिएगा बस। ठीक है, बस मज़ेदार तरीके से मौज करते हुए पढ़िएगा, एकदम मज़ा आ जाए। सो वाई और आई एफ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना है, एक्स है, ये एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एक्स प्लस सी। अब इस सिस्टम को हम जरा आई ले लेते हैं, अलग से जरा हल कर लेते हैं। तो आई बराबर मान लिया हमने एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एक्स। अब यहाँ पर सिस्टम हमने क्या माना कि माना माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर टी। ठीक है, तो अवकलन कर लो। तो अवकलन करने पर कितना मिलेगा, माइनस का 2x अपॉन 2 dx बराबर dt। सो x dx बराबर माइनस का dt, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम ले रहे हैं i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो रहा माइनस dt एंड ये हो रहा e की पावर t इंटू का माइनस का dt। तो ये निकल के आएगा i बराबर माइनस e की पावर t। ठीक है, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 के आधार पे हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई कि ये निकल के आ जाएगा y ई की पावर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर i की वैल्यू हो गई ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर t है, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो ई की माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। अब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का हम भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर ई की पावर माइनस ई की पावर, यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेते हैं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और इसमें भाग दे रहे हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का, और इसमें भाग दे रहे हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ कट जाएगी और यहाँ पर तो बच जाएगा माइनस का 1। ठीक है, y बराबर माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इसमें आपको कह रहा था कि x बिंदु है 0,1। ठीक है, बिंदु 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं कि बिंदु 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। ठीक है, वक्र का समीकरण। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आपने इसको मान लो भाई समीकरण नंबर 2, क्योंकि आगे लगेगा, और आपको x की जगह 0 y की जगह 1 रखना है। तो 1 बराबर माइनस 1 प्लस सी ई की पावर 0 अपॉन 2। तो ई की पावर 0 है तो 1 रहेगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर सी, यानी आपने सी का मान कह दिया 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम क्या निकाल लेंगे कि y बराबर माइनस 1 प्लस 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका अभीष्ट वक्र का समीकरण। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल एकदम तरीके से, मस्त मौला तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से आपका 9.6 का पार्ट 1 हो गया। और ध्यान रखिएगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखते हैं ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है।
तो इसी जोश और जज्बे के साथ मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।